मेरे 10वें जन्मदिन पर जुरासिक पार्क फिल्म रिलीज हुई। मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई। जब मूवी एंड हुई, मेरा वहां से जाने का मन नहीं किया। मेरी चाहत थी कि कितनी जल्दी इसका सीक्वल बने और इसके लिए मैं अगले दिन से ही अपने पुराने लैपटॉप में ढूंढने के लिए बैठ गया। इस मूवी के कैरेक्टर्स के साथ मुझे बहुत ज्यादा जुड़ाव हो गया और फिर भी मैं उस समय बहुत छोटा था। मेरे केवल चाहने मात्र से इसका सीक्वल तो नहीं आ पाएगा। फिर यह बात मुझे धीमे धीमे समझ में आने लगी। मेरे अंदर ऐसी ही फिक्शन कहानियों को लेकर हमेशा से रुचि रही है। बाद में मैंने ऐसे ही कैरेक्टर्स पर एक कहानी बनाने की सोची, पर मेरे सामने एक प्रश्न था कि मुझे इसके अलावा और क्या लिखना चाहिए। मतलब कि मुझे इसी कहानी को दोबारा लिखना चाहिए या फिर इसी कैरेक्टर्स को लेकर लिखना चाहिए। फिर मुझे इसका जवाब मिला कि जो मुझे पता हो या फिर मुझे जो अच्छा लगे। पर यह सवाल तब भी मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि मुझे जो जवाब मिला था उससे मैं संतुष्ट नहीं था। कुछ समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं। फिर उनमें से कुछ ही राइटर्स की कहानियां ऐसी है जो समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। इसके बाद मैं सभी राइटर्स के बारे में जानने की कोशिश में लग गया। तब जाके मुझे जवाब मिला, वास्तव में आर्ट वही है जिसे हम पसंद करते हैं। एक राइटर्स के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि जो आपको पसंद है आप वही लिखें। जो कहानी आप पढ़ना चाहते हो आप वही कहानी लिखें। यह सिद्धांत हम सभी को अपने जीवन और अपने करियर में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब कभी आप डाउन होते हैं तो आपका दिमाग ये सोचने के बजाय कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां पर आप ये सोचने लग जाते हैं कि इसको मैं और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकता हूँ। जब हमें कुछ पसंद होता है तो उसके लिए हमारी भूख बहुत होती है। मेरी उस 10वें साल के जन्मदिन पर मेरी सोच थी कि मैं उन कैरेक्टर्स को दोबारा देखूं, पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब सेम चीज बार बार चाहते हैं। उस फिल्म की सीक्वल की इच्छा थी मुझे, पर मैंने ये नहीं सोचा कि उससे भी ज्यादा कुछ प्रोडक्टिव हो सकता था। उससे भी बड़ी चीज कोई हो सकती थी। उस कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट हो सकता था। उन कैरेक्टर्स को और ज्यादा उठाया जा सकता था। उनके बारे में और ज्यादा बताया जा सकता था। अपने फेवरेट काम के बारे में सोचिए या फेवरेट हीरोज के बारे में सोचिए। उन्होंने क्या मिस किया, वो क्या अच्छा कर सकते थे। अगर आज वो जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। अगर वे सभी कैरेक्टर्स तुम्हारे साथ होते तो वे क्या करते, या फिर तुम क्या करते उस समय। तुम्हारा क्या विजन होता, तुम्हारी क्या मेंटालिटी होती। मेरा ऐसा मानना है कि हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ सोचना चाहिए। इसलिए वही करिए जो काम आप करना चाहते थे। जॉन क्लीज कहते हैं कि हम नहीं जानते कि हमारे विचार किसके हैं या कहाँ से हैं। हमें केवल इतना पता है कि हमारे यह विचार हमारे लैपटॉप या मोबाइल से नहीं, यानी कि जो हम फोन में देखते हैं या लैपटॉप में देखते हैं, हमारे विचार वहां से नहीं है। इसीलिए कहते हैं स्टेप अवे फ्रॉम द स्क्रीन। यानी कि मेरे पसंदीदा कार्टूनिस्ट लिंडा वेरी ने कहा था कि इस डिजिटल वर्ल्ड में ओरिजिनल डिजिट्स को यूज करना मत भूलना, और आपका हाथ ही ओरिजिनल डिजिट है, उसका उपयोग कीजिए। हम अपने पहले पुराने बात पे आते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे विचार हमारे लैपटॉप या मोबाइल से नहीं है। देखिए, जो हमारा ज्ञान होता है, हमारे लैपटॉप और हमारे कंप्यूटर से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पर वो हमारा रियल नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। रियल नॉलेज के लिए हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना हो, फिर उस इंफॉर्मेशन की को एनालाइज करना होता है, और उस एनालाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। फिर एनालाइज करते हैं, फिर रियल वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, फिर उससे हमें एक स्किल मिलता है, उससे हम एक स्किल सीखते हैं, तब जाके वो कहीं रियल नॉलेज होता है। और जैसा हम आजकल देखते हैं कि हम मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, हम उससे कोई भी स्किल नहीं ले रहे, तो वो एक कूड़ा ही है और हमारा दिमाग एक डस्टबिन बन चुका है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं अपने पुरानी कहानी। जैसा कि लिंडा बेरी ने कहा था कि इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारा जो डिजिट है वो हमारा हाथ ही है, इसलिए हमें उसका ही उपयोग करना चाहिए। मुझे मेरा कंप्यूटर बहुत पसंद है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर से हमारी सच्ची भावना जो कि हमारे काम के साथ होनी चाहिए, अब वो नहीं है। स्टैनली डाउनवर्ड कहते हैं कि आप और आपके काम के बीच एक पतली सी ग्लास की शीट रख दी गई। आप उसे तब तक टच नहीं कर सकते जब तक उसे प्रिंट ना कर लिया जाए। अगर किसी को देखा जाए जो कंप्यूटर के सामने पूरे दिन बैठा रहता है, वो बहुत ही स्थिर विराम में रहता है। यहाँ पर हम सबको पता है कि पूरे दिन ऐसा रहने पर हमारे शरीर और हमारे काम की क्षमता दोनों के लिए नुकसानदायक है। यहाँ पर मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि हम जो भी काम करें उससे हमारा मस्तिष्क ही नहीं, हमारे शरीर की भी भागीदारी हो। केवल मस्तिष्क से की गई बातों का कोई मतलब नहीं है जब तक कि हमारा शरीर उस पर कोई एक्शन न ले। हमें जो भी करना है उससे अपने शरीर की भागीदारी अनिवार्य है, तब जाकर कहीं आपका मस्तिष्क आपके शरीर के साथ सिंक होकर काम करेगा। वह कला जो केवल सिर से होके आती है, जो केवल मस्तिष्क से होके आती है, उसका इस वास्तविक संसार में कोई अर्थ नहीं। इसलिए उसको रियल वर्ल्ड में उपयोग जरूर करना चाहिए। आज वर्कशॉप का मतलब कुछ और है। उदाहरण के तौर पर कोई सॉफ्टवेयर या ट्रेनिंग वर्कशॉप जहाँ पर आप केवल बातें सुनते हो, कुछ करते नहीं। पुराने समय में वर्कशॉप एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर हथौड़े, ड्रिल, स्क्रू ड्राइवर, रिंच, बाकी सारे टूल्स और रॉ मटेरियल्स होते थे। हमको सेम वही चीज अपनानी है। हम जब भी कोई वर्कशॉप अटेंड करें तो अपने शब्दों से ज्यादा अपने हाथों पर ध्यान देना होगा।
हमें अपने शरीर की भागीदारी को प्राथमिकता देनी होगी। इससे आपके काम में इम्प्रूवमेंट आएगी। अपनी कहानी या पोएम को एडिट करने के लिए कंप्यूटर बहुत उपयोगी है, पर किसी आइडिया या स्टोरी या पोएम को जनरेट के लिए नहीं। कार्टूनिस्ट टॉम गोल्ड कहते हैं कि जब तक वे अपनी स्टोरी नहीं लिख लेते, वे कंप्यूटर से दूर ही रहते हैं। टॉम होल्ड सलाह देते हैं कि सबसे पहले आप अपनी स्टोरी या पोएम को लिखिए, उस पर काम कीजिए, उस पर विचार कीजिए। उसके बाद कंप्यूटर का इस्तेमाल कीजिए उसको एग्जीक्यूट और पब्लिश करने के लिए।